और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 2022 में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, लेकिन पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं और इसी बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी पर भगवा झंडा लहराएगा, लेकिन भगवा झंडा शुद्ध भगवा झंडा होगा। उनका यह दावा है कि बीजेपी का भगवा झंडा 2022 में बीएमसी पर लहराएगा। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ही जीतने वाली है। बीएमसी का जो 2022 का चुनाव है उसमें बीजेपी की जीत होगी। इसी के साथ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई बीजेपी के कार्यकारी को संबोधित करते हुए यह विश्वास दिलाया कि 2022 में बीएमसी पर भगवा झंडा लहराएगा और ये भगवा झंडा शुद्ध भगवा झंडा बीजेपी का होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि राजा की जान जैसे पोपट में होती थी, वैसे कुछ लोगों की जान बीएमसी में है। हर वार्ड में एक नेता की नियुक्ति की जाएगी। युवा मोर्चा हर बूथ पर 50 और महिला मोर्चा 100 लोगों को जोड़े। इस नीति के साथ काम करेंगे और पिछली बार की कसक इस बार पूरी करेंगे। देखा था कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को महज 2 सीटें कम मिली थी। बीजेपी को 82 और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जिसके बाद शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि अब बीजेपी को शिवसेना से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। वहीं पर कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ रही है उसको भी देखना होगा कि उसका जनाधार महाराष्ट्र में कितना बचा हुआ है। इसी के साथ अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर जमकर निशाना देवेंद्र फडणवीस ने साधा है, जनता बहुत दिनों से मांग कर रही थी कि किरीट सोमैया, राम कदम और इसके साथ ही नारायण राणे सरकार पर तो हमला बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व सीएम हैं, वो इस मामले में क्यों नहीं बोलते? क्या संजय राउत और उनकी जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ समझौते हुए हैं जिसके तहत जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, उसको लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बिना नाम लेते हुए जिस तरीके से हमला बोला है, अब यह साफ नजर आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। 2022 में चुनाव होना है, फरवरी में चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। कोरोना काल में जिस तरीके से ठाकरे सरकार ने स्थिति को संभाला है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाकामी दिखाई है, सबसे ज्यादा संक्रमण और सरकार नाकाम, किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना के चलते जो मौतें हुई हैं उसकी 40% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मुंबई में जो 10,000 लोगों की जान गई है उस पर सरकार में बैठे लोग जवाब कब देंगे? सरकार में बैठे लोग कोरोना पर फिलहाल अपनी पीठ थपथपाने में मग्न हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने कोरोना काल में काम कम और टेंडर पर ज्यादा फोकस किया है। बीजेपी जल्द इसका भांडाफोड़ करेगी। अब जिस तरीके से इन्होंने काम किए हैं और जो कुछ भी घोटाले इनके सामने आए हैं उस पर तो किरीट सोमैया ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पोल खोल दी है। लगातार उन्होंने सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा है। अब किरीट सोमैया ही नहीं, बल्कि जो इनके पक्ष के नेता हैं वो भी इनके विरोध में खड़े हुए हैं। किशोर तिवारी के साथ साथ राज ठाकरे और तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे हुए थे सरकार के ही खिलाफ, क्योंकि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी। अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, शिवसेना पूरी तरीके से नाकाम है और यही देखते हुए बीजेपी को अपना जो रास्ता है वो साफ नजर आ रहा है कि अब जीत तक उसे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत तो तय है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इस तरीके से ऐलान किया है। हालांकि इस पर संजय राउत का भी बयान आया है, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आगे पर्यावरण मंत्री यानी कि आदित्य ठाकरे पर क्या निशाना साधा है, इस पर हम बात करेंगे। जमकर उन्होंने हमला बोला है। फडणवीस ने आदित्य ठाकरे का बिना नाम लिए हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री ने कहा कि महापालिका में सत्ता में बैठी पार्टी ने कितने अन्य अधिकृत काम किए हैं।
कितनी नदियां बुझाई हैं, मेट्रो के कामों का विरोध किया, बुलेट ट्रेन का विरोध कर सरकार ने महाराष्ट्र का 50,000 करोड़ का नुकसान किया है। दरअसल अगर इसका विरोध नहीं होता तो सीमेंट, लोहा जैसी चीजें लोकल व्यापारियों से ली जाती, जिसका फायदा राज्य को होता। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाए हैं कि मुंबई का अगर एक और एयरपोर्ट होता तो मुंबई की जीडीपी 1% से बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2017 में बीजेपी शिवसेना से महज 2 सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी ने 82 और शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता बनाई थी। अब बीजेपी को साफ ये उम्मीद है कि अब जो 2022 का चुनाव है उसमें बीजेपी को साफ साफ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की नाकामी रही है और जो प्रोजेक्ट जनता के भलाई के लिए थे, आपने देखा कि जो आरे प्रोजेक्ट था मेट्रो, उसका विरोध सरकार ने किया, आदित्य ठाकरे ने इसका विरोध किया और इसलिए सरकार ने बिना सोचे समझे 5,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है उसको झेलते हुए, जनता का जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसको बर्बाद करते हुए उन्होंने कांजूर मार्ग पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन उसमें भी कितनी दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। किस तरीके के हालात महाराष्ट्र में है, लोकल ट्रेनों में किस तरीके की भीड़ होती है, और इसी वजह से कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं, जो नाकामियां हुई हैं, उसमें सरकार की जो नाकामियां हैं इसी वजह से सामने आई हैं। अब ये सारी चीजों पर सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार उन चीजों को ध्यान में नहीं दे रही है जो जनता की परेशानियां, जो जनता की दिक्कतें हैं, बल्कि सरकार कंगना रनावत, अर्णब गोस्वामी, इसके साथ समित ठक्कर और तमाम उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो सरकार की नाकामियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब किरीट सोमैया ने जिस तरीके से इनके काले कारनामों को पर्दाफाश किया है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने इतने बड़े बड़े इनके काले कारनामे दिखाए हैं तो इस पर महाराष्ट्र सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। साथ ही उनको सिक्योरिटी देने की बात कही जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जो सरकार कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को खोल रहे हैं, उन पर क्या सरकार करेगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से हमला बोला है, ये देखना होगा कि इस पर क्या पलटवार होता है। वैसे जो देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि भगवा झंडा लहराएगा और वो शुद्ध भगवा झंडा होगा, इस पर संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने यह कहा है कि बीजेपी का जो भगवा झंडा है वो मिलावटी है। अब इसको लेकर संजय राउत लगातार ट्रोल हो रहे हैं। मुंबई की ही जनता संजय राउत से सवाल पूछ रही है। अगर आप देखें तो शिवसैनिक ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलने वाली थी, जो उनके पदचिन्हों पर चल रही थी, आज वो कांग्रेस से गठबंधन करके वो मिलावटी हो गई है, तो बीजेपी पर आरोप कैसे लगा सकती है शिवसेना। संजय राउत इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि जो मिलावटी जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने राम मंदिर दिए हैं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन शिवसेना ने अब तक क्या किया। शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन किया है और मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। इसके अलावा शिवसेना ने कुछ नहीं किया है। शिवसेना आज सोनिया सेना बनकर बैठी हुई है, ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ वो तस्वीर भी लगाकर लोग सवाल पूछ रहे हैं जिस तस्वीर में भगवा झंडा में आदित्य ठाकरे दिख रहे हैं, उस भगवे झंडे में आदित्य ठाकरे की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भगवा झंडा कैसा है। आप बीजेपी के भगवे झंडे को आप मिलावटी बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या है। ये सवाल संजय राउत से पूछा जा रहा है। वैसे संजय राउत को बयान देने की बहुत ज्यादा आदत है और जिस तरीके से वो उटपटांग बयान देते हैं, पहले भी उन्होंने कई इस तरीके के बयानबाजी की हुई है। यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि 25 साल तक बीजेपी विपक्ष में रहेगी, सत्ता में वो नहीं आएगी, ये संजय राउत ने दावा किया था। लेकिन अब बीएमसी के ही चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना में फूट है, वो एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो शिवसेना के साथ नहीं लड़ना चाहती और शिवसेना जो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि इनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था। और ये भी हमने बताया कि क्यों दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। तो ये हाल तो है बीएमसी का, जो 2022 में चुनाव होने वाला है, जो फरवरी में चुनाव होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि शुद्ध भगवा झंडा लहराएगा और बीजेपी की वहां पर सत्ता होगी, और जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो आंकड़े हैं, वो साफ दिखाई देते हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। वैसे अगर गठबंधन भी करते हैं शिवसेना और एनसीपी और इसके साथ ही कांग्रेस,
तो भी जो स्थिति है और जिस तरीके की सरकार चल रही है, इन लोगों की करारी हार होने वाली है। और इससे पहले शिवसेना ने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा है। सत्ता तो उन्होंने बनाई है, मुख्यमंत्री तो वो बने हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़े हैं। तो चुनाव अगर लड़ते हैं तो ये बिल्कुल उलट होगा और बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। बीजेपी की कई ज्यादा सीटें इस दशा में आने वाली हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का जो ये बयान आया और जिस तरीके से उन्होंने करारा हमला बोला है, सरकार की नाकामियों को गिनाया है, जिस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपनी कुबुद्धि दिखाई है, जिस तरीके से जनता का उन्होंने विरोध किया है, विकास का जो उन्होंने विरोध किया है, उसको लेकर उन्होंने करारा हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने बाकी जो चीजें हैं, जो सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर सरकार सिर्फ और सिर्फ मौन है, उस पर वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है, उस पर भी उन्होंने हमला बोला है। किसानों की समस्याएं, जनता की समस्याएं और किस तरीके से कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण, तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और जिसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को साफ मिल रहा है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।